देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब क्या होता है, जब विभिन्न धातुओं के क्या किए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करके, जब विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करके उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की एक श्रेणी या श्रृंखला प्राप्त होती है। इस श्रेणी या श्रृंखला को ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। कि जब विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या इसी को कहा जाता है मानक अपचयन विभव ब्रैकेट में E0 का मान ज्ञात करके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो मानक अपचयन विभव की एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या हमने बताया कि जब विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात करके उसे क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो मानक अपचयन विभव की क्या होती है, श्रृंखला या श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रृंखला या श्रेणी को ही कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो E0 का मान क्रमशः बढ़ता है। क्या होता है, E0 का मान क्रमशः बढ़ता है, यानी मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः बढ़ता है। और जब मानक अपचयन विभव का मान जितना ही क्रमशः बढ़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। जब हम किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्रमशः मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, क्रमशः बढ़ता है। और क्रमशः बढ़ने के कारण क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसका अपोजिट भी अगर कहते हो तो वो भी सही है कि जब हम किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्रमशः घटता है, अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान क्रमशः घटता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस तत्व की या जिस धातु की मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मान जितना ही कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होती है। क्या होती है, वह उतना ही प्रबल अपचायक होती है। प्रबल अपचायक का मतलब वह उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। क्या होती है, सबसे अधिक पाई जाती है। इसलिए इसमें सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, लिथियम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके E0 का मान सबसे कम है। E0 का मान सबसे कम है। पाएंगे तो जब नीचे की तरफ देखेंगे, अभी आपने क्या कहा कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो E0 का मान बढ़ता है और E0 का मान बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह प्रबलतम आक्सीकारक होगा। क्या होगा, प्रबलतम आक्सीकारक होगा। देखिए आक्सीकरण जो होता है, जब आप स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज इस चैप्टर का पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है कि जो आक्सीकरण होता है उसी को अपचायक कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जो अपचयन होती है उस अपचयन को ही क्या कहा जाता है, आक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं। अभी शुरुआत में हमने क्या बताया कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो E0 की वैल्यू बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, आक्सीकरण। इसलिए उसकी कौन सी क्षमता बढ़ेगी, अपचायक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन वही जिन धातुओं की E0 का मान सबसे अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या पढ़ रहे थे, अपचयन। अपचयन को ही क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं, अर्थात उसकी आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। क्या होगी, आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। और प्रबलतम आक्सीकारक जो होता है वो फ्लोरीन होता है। याद रखिएगा, प्रबलतम अपचायक कौन होगा, लिथियम। और प्रबलतम आक्सीकारक जो होती है फ्लोरीन होती है। कहोगे कि फ्लोरीन तो इसमें है नहीं,
तो कितने धातुओं कितने तत्वों का हम लोग क्या करेंगे, ईनाट का मान लिखेंगे। ठीक है, तो जितना हमको आवश्यकता है उतनी की ही श्रेणी बनाई गई है। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखिएगा कि जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाकर मानक इलेक्ट्रोड बनाकर और जिन धातुओं को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, यानी ये किस लिए बनाया गया था, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। कि जब हम धातुओं का इलेक्ट्रोड बनाकर उसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और जिसके ई नाट का मान निगेटिव प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, निगेटिव प्राप्त होता है। उसे हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया। कहां रखा गया, हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। और जिसके ई नाट का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, अर्थात जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। लेकिन जिस इलेक्ट्रोड को हम क्या किए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया और जिसके ई नाट का मान पॉजिटिव पाया गया, किसका कैसा पाया गया, पॉजिटिव पाया गया, उसे श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखा गया। कहां रखा गया, श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखा गया। और यह जो धातुएं होती हैं वह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। क्या होती है, हाइड्रोजन से कम से क्रियाशील होती हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं कि जब हम किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्रमशः क्या होता है, बढ़ता है। जब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्रमशः बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी उसकी क्या बढ़ेगी, आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन उसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ई नाट का मान क्रमशः क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, ई नाट का मान क्रमशः घटेगा। और जिसके ई नाट का मान जितना कम होता जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जब क्षमता बढ़ती है तो वो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, उनकी अपचायक क्षमता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, अपचायक क्षमता बढ़ेगी, याद रखिएगा। उसके बाद से हम लोग बोले हैं कि इसमें जो प्रबलतम अपचायक होती है वो लिथियम होती है। और इसमें प्रबलतम आक्सीकारक जो होती है वो कौन होती है, फ्लोरीन होती है। कौन होती है, फ्लोरीन होती है। फिर बताया है कि जब हम इलेक्ट्रोड बनाकर इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है और जिसके ई नाट का मान कैसा आता है, निगेटिव आता है, उसे हमने क्या रखा, हाइड्रोजन के ऊपर रखा। कहां रखा, हाइड्रोजन से ऊपर रखा। अर्थात इसका मतलब है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, जो धातुएं या जो तत्व क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां होंगी, हाइड्रोजन से ऊपर होंगी। याद रखिएगा उनके ई नाट का मान कैसा होगा, निगेटिव होगा। जिनके ई नाट का मान निगेटिव होगा वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगी। क्या होंगी, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगी। जिसके ई नाट का मान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक क्रियाशील होगी। क्या होगी, वह उतना ही अधिक क्रियाशील होगी। और जिसके ई नाट का मान पॉजिटिव मिलेगा, जिसके ई नाट का मान पॉजिटिव मिलेगा, उनको हाइड्रोजन से नीचे रखा गया, यानी हाइड्रोजन से क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है। अगला लक्षण क्या कर रहा है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव ब्रैकेट में ई नाट का मान क्रमशः बढ़ता है। अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर स्थित होता है, उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही कम होता है। अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण
जिस कारण उनकी अपचायक क्षमता बढ़ती है। इसके बाद से आपको श्रेणी बनाना है, याद रखिएगा। श्रेणी बनाने के बाद उसके नीचे लिखना है इसको, ठीक है। ठीक, इसका इसमें एग्जांपल अगर आइए तो पूछता है क्वेश्चन में कि प्रबलतम अपचायक कौन होता है। तो प्रबलतम अपचायक कौन होता है बाबू? लिथियम। कौन होती है? लिथियम। क्यों? क्योंकि इसके E0 का मान सबसे कम होता है, अर्थात उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है वही क्या होता है? वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराती है। ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं? अपचायक भी कहा जाता है। तीसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना नीचे स्थित होता है, नीचे स्थित होता है, उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही अधिक होता है, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, जिस कारण उनकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। एग्जाम्पल में प्रबलतम ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन होता है बाबू? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। लास्ट हम लोग पढ़े थे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में SHE से जोड़ने पर, से जोड़ने पर जिस तत्व की E0 का मान, E0 का मान निगेटिव होता है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, क्योंकि वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, परंतु SHE से जोड़ने पर जिस तत्व के E0 का मान हाइड्रोजन से अधिक होता है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है, नीचे रखा गया है, क्योंकि वह हाइड्रोजन से कम
क्रियाशील होती है। छूट गया है। H2 के ई नाट का मान, ई नाट का मान 0 होता है, इसलिए उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी के मध्य में रखा गया है, मध्य में रखा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। जो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग पढ़े थे, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। इसमें पहला जो अनुप्रयोग होगा वह होगी धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करना। कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम क्या करते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता की क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। इसमें ए लिखेंगे कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना होती हैं, अर्थात जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नाट का मान जितना कम होता है, वह उतना ही अधिक क्रियाशील, प्रबल, अपचायक होते हैं। क्या हम लोग पढ़े थे, कल भी हम लोग पढ़े थे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्रमशः क्या होता है, घटता है। और जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील होती हैं और प्रबल क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक होते हैं। इसीलिए जो कल एग्जाम्पल में हम लोग लिखे थे कि प्रबलतम अपचायक कौन होता है, लिथियम होता है, क्योंकि इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होता है, जो बराबर होता है -3.04 वोल्ट के बराबर। कितना, -3.04 वोल्ट के बराबर। तो जितना हम अधिक ऊपर जाएंगे या जो धातुएं जितना ऊपर स्थित होंगी किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, उनके ई नाट का मान उतना ही कम होगा। और जिसके ई नाट का मान जितना कम होगा वो उतना ही अधिक क्रियाशील होंगी और क्या होंगी, उतना ही प्रबल अपचायक होंगी। एग्जाम्पल में लिखेंगे धातुओं की क्रियाशीलता या अपचायक क्षमता का घटता क्रम। जैसे सबसे प्रबल अपचायक, घटता क्रम मतलब क्या होगा, जो सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक होगा उसको पहले रखा जाएगा और जो सबसे कम प्रबल अपचायक होगा उसको सबसे बाद में रखेंगे। तो सबसे प्रबलतम अपचायक कौन होती है बाबू, लिथियम होती है। कौन होती है, लिथियम होती है। लिथियम से कम प्रबल अपचायक कौन होती है, पोटेशियम होती है। कौन होती है, पोटेशियम से कम कौन होती है, बेरियम होती है। बेरियम से कम कौन होती है, स्ट्रोंसियम होती है। स्ट्रोंसियम से कम कौन होती है, कैल्शियम होती है। कैल्शियम से कम कौन होती है, सोडियम होती है, ईटीसी। अब देखिए हमने ऊपर क्या लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रियाशीलता का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमको क्या पता चल रहा है कि लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील होगी।
उससे कम क्रियाशील कौन होगी? पोटेशियम। पोटेशियम से कम कम कौन होगी? बेरियम। बेरियम से कम कौन होगी? स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम से कम कौन होगी? कैल्शियम। कैल्शियम से कौन कम होगी? सोडियम। सोडियम से कम क्रियाशील कौन होगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम कौन होगी? एल्युमिनियम। फिर मैग्नीज, इसी क्रम में ये बढ़ता जाएगा और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने तत्व लिखेगा उसमें सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? गोल्ड होगा। कौन होगा? गोल्ड होगा। ठीक है, तो एक तो हम क्या करते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब धातुओं के इलेक्ट्रोड बनाकर उनको हम क्या किए थे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जा रहा था और जिसके ई नॉट का मान कैसा आ रहा था? निगेटिव आ रहा था। उसको कहां रखा गया था? हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया था। कहां रखा गया था? हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया था। और यह जो धातुएं होती हैं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए यह हाइड्रोजन को क्या करती है? जल से और अम्लों में जो उपस्थित हाइड्रोजन होती है उनको क्या कर देती है? विस्थापित कर देती हैं। ध्यान से इस चीज को समझिएगा क्योंकि इसमें पर बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो धातुएं क्या होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, उनके ई नॉट का मान क्या होता है? उनके ई नॉट का मान निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। और निगेटिव होने के कारण क्या होता है? ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करती है? जल और अम्लों से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। 2Na यानी सोडियम ले लिए, इसकी अपक्रिया किससे करा दिए? 2H2O को तोड़ के लिख रहे हैं HOH। H2O को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H2O के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब ये इससे रिएक्ट करती है तो दोनों OH सोडियम से अपक्रिया करके बना लेती है क्या? 2NaOH। क्या बनाती है? 2NaOH। और यहाँ से जो हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं या हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। क्या जाता है? हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित हो जाते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम का एक परमाणु अकेले क्या होते हैं? जल के 2 अणु से रिएक्ट करता है। जल के कितने अणु से रिएक्ट करेगा? 2 अणु से। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और जल टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है। किसमें टूटता है? H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। और OH रिएक्ट किससे करेगा? कैल्शियम से। तो OH की वैलेंसी होती है 1, अब क्या होती है? कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, इसलिए कैल्शियम का एक परमाणु OH के कितने परमाणु से जुड़ेगा? 2 परमाणु से जुड़ेगा। तो यहाँ जैसे ही ये रिएक्ट करेगी तो होगा क्या? गर्म करने पे कि यहाँ से क्या होगी? दोनों OH इससे रिएक्ट करके बना लेगी CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। और दोनों हाइड्रोजन के परमाणु किस रूप में निकल जाएंगे? हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो जल से हो गया। अगर बात करते हैं किससे? अम्लों से, तो जैसे मान लो कि Na को ही ले लो कि सोडियम के 2 परमाणु HCl के 2 अणु से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ होता क्या है कि सोडियम जो होती है क्लोरीन से रिएक्ट करके बना लेती है 2NaCl यानी साल्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। और यहाँ से हाइड्रोजन के दोनों परमाणु जो होते हैं किस रूप में बाहर निकल जाते हैं? हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, लिथियम को किसमें डाल देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें डाल देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4 और H2SO4 टूटती है किसमें? 2H प्लस प्लस SO4 पे 2 माइनस में, और इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। और लिथियम के ऊपर देखिए 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमको लिथियम के कितने परमाणु लेने पड़ते हैं? 2। जब ये रिएक्ट करती है तो ये बनाती है Li2SO4, लिथियम सल्फेट बना लेती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। इसी तरह मान लो कैल्शियम है, इसको आपने H2SO4 से रिएक्ट करा दिया तो जैसे ही मिलाकर गर्म करोगे कैल्शियम सल्फेट बनाएगी। क्या बनाएगी? CaSO4 बनाएगी और यहाँ से किसको बाहर कर देगी? हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगी। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं होती हैं वो हमेशा क्या होता है? अम्लों और जल से क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है? कर देती है। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अभी हम लोग क्या समझे हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जो स्थित होती है बाबू, ये जल से और अम्ल से, जल और अम्ल से ये धातुएं अभिक्रिया करके क्या विस्थापित करती हैं? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। लेकिन देखो इसमें भी हाइड्रोजन से कुछ नीचे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ नीचे स्थित धातुएं होती हैं वो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। जैसे आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, लेड हो गया, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर तो स्थित होती हैं
हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील भी होती हैं। यह जल और अम्लों से हाइड्रोजन गैस भी विस्थापित करती हैं। लेकिन ये धातुएं जो होती हैं, क्योंकि इनके E0 का मान बहुत कम होता है, इसलिए यह ठंडे जल से, कौन से जल से, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। लेकिन इनके ऊपर स्थित ये धातुएं जो आपको दिख रही हैं, इनके E0 का मान हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत कम होता है, जिसके कारण यह प्रबल अपचायकों में आती हैं और क्या होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। इसलिए ये ठंडे जल और गर्म जल दोनों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। लेकिन जो ये थोड़ा सा कुछ विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं होती हैं, ये केवल जल वाष्प से अभिक्रिया करके किसको बाहर करती हैं, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। तब लिखेंगे क्या कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ नीचे स्थित होती हैं, कुछ नीचे स्थित होती हैं, अर्थात जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ब्रैकेट में E0 का मान कम होता है, वह ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। कि जो धातुएं क्या होती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाइड्रोजन से तो ऊपर, लेकिन क्या होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, कुछ नीचे स्थित होती हैं, उनके E0 का मान क्या होता है, हाइड्रोजन से कुछ ही कम होता है, इसलिए वो ठंडे जलों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती। परंतु ये धातुएं गर्म जल ब्रैकेट में लिख लेंगे जल वाष्प करके से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। जैसे ध्यान देंगे 3Fe आयरन के 3 अणु H2O के जब 4 अणु से रिएक्ट करता है तो होता क्या है, मैग्नेटाइट का निर्माण करता है, यानी Fe3O4 का निर्माण कर लेता है, और यहां से जो 4 हाइड्रोजन के परमाणु आपको दिख रहे हैं वो 4 हाइड्रोजन के गैस के अणुओं के रूप में क्या आ जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ नीचे होती हैं वो कभी भी ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती हैं, केवल गर्म जल यानी जल वाष्प से ही हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक ऊपर स्थित होती हैं, अर्थात जिसके E0 का मान बहुत कम होता है, वह ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, कि जो क्या होती है हाइड्रोजन से बहुत ऊपर होती हैं, अर्थात जिसके E0 का मान हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है, वो क्या करती है, ठंडे जल से भी हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। जैसे लिथियम के बाद आपकी हो गई पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम लिख लो, बेरियम, स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, फिर आपकी होगी मैग्नीशियम, ठीक है।
एल्युमिनियम, मैग्नीज, ईटीसी। बहुत ऊपर हम इसकी सहायता से धातुओं की अपचायक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। अपचायक क्षमता का मतलब क्या होता है कि जो धातुएं क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना ऊपर होती हैं, अर्थात जिसके ई नॉट का मान जितना ही कम होता है, वह आसानी से क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं और अधिक क्रियाशील होने के साथ साथ क्या होते हैं, प्रबल अपचायक के समान क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। इसीलिए प्रबलतम अपचायक कौन होती है, लिथियम होती है। जितना ऊपर जाओगे इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटेगी। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है तो वह क्या होती है, उसकी अपचायक क्षमता भी बढ़ती है। तो लिखेंगे इसमें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर स्थित होती है अर्थात जिसके ई नॉट का मान जितना कम होता है, वह उतना ही अधिक क्रियाशील वह प्रबल अपचायक होती है। प्रबलतम अपचायक इक्वल टू हो जाएगा आपकी लिथियम, कि लिथियम के ई नॉट का मान सबसे कम होता है, इसलिए सबसे प्रबल अपचायक कौन हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी। अधातुओं की आक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में पता ही है कि जिसके ई नॉट का मान जितना ही अधिक होगा वो क्या होगा, उतना ही अधिक उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जितना अधिक होगी उस वो क्या होंगे, उतना ही प्रबल क्या होंगे, आक्सीकारक होंगे, क्योंकि उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने का मतलब उसके में आक्सीकारक गुण का बढ़ना। तो लिखेंगे जो अधातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना नीचे स्थित होती है उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतना ही अधिक होती है, अर्थात उनकी आक्सीकारक क्षमता उतना ही अधिक होती है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा प्रबलतम आक्सीकारक इक्वल टू होगा F2 यानी फ्लोरीन, कि जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना नीचे स्थित होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतना ही अधिक होगी, और जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी उसकी आक्सीकारक क्षमता भी उतना ही अधिक होगी। नोट कर लीजिए। जो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रहे हैं उस विद्युत रासायनिक श्रेणी पर बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ठीक है, तथा उनके लक्षण क्या होते हैं तथा उनका अनुप्रयोग क्या होता है। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पे मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान पे आधारित होते हैं, और ये इन क्वेश्चनों का प्रारूप जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें पहला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वह एक दूसरे के उनके लवणों के विलयन से प्रतिस्थापित करती हैं।
यानी जो ये धातुएं दी गई हैं इनको उस क्रम में व्यवस्थित करना है जिसमें क्या हो, ये एक दूसरे के लवण के विलयन को क्या कर देते हो, एक दूसरे के द्वारा क्या करना है, प्रतिस्थापित करते हैं। जो सबके लवणों से इनको प्रतिस्थापित कर देगा उनको पहले रखेंगे, जो किसी के भी क्या होगा, लवण के विलयन से किसी भी धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा उसको बाद में रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार अपने क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी पर ध्यान दीजिए। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पर ध्यान देंगे तो जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बढ़ाए थे, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में कौन सी क्षमता पूछ रही है। अच्छा, उनके लवणों के विलयन से विस्थापित करने की बात कर रहा है। तो हमने बताया था कि जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो E0 का मान क्रमशः घटता है, और E0 के मान क्रमशः घटने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है उसमें अपचायक क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है, और उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और क्रियाशीलता बढ़ने के कारण सबसे प्रबलतम अपचायक बताया गया था कि लिथियम होता है। लिथियम से कम अपचायक कौन होता है, पोटेशियम होती है, उससे कम होती है बेरियम, उससे कम होती है स्ट्रोंशियम। तो लिथियम जो होती है, यहाँ पे जितने भी आपको धातुएं दिख रही हैं इन सबको इनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी, क्योंकि सबसे क्रियाशील धातु इन सब में कौन है, लिथियम है। पोटेशियम जो है अपने से निश्चित नीचे स्थित जितनी भी धातुएं हैं इनके लवण के विलयन से इन धातुओं को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, परंतु लिथियम को लिथियम के लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह लिथियम से कम क्रियाशील होती है। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो बेरियम जो होती है अपने से नीचे स्थित सभी को क्या करते हैं, उनके लवण के विलयन से धातु को तो विस्थापित कर देते हैं, लेकिन अपने से ऊपर स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाते हैं। और इसी क्रम में ये पूरा चला आता है कि जो ऊपर होता है नीचे वाला जो होता है उसके विलयन लवण के विलयन से ऊपर वाला क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, लेकिन जो क्या होता है ऊपर वाले होते हैं उनके लवण के विलयन को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो कुछ धातुओं का नाम दिया है और कहा है कि आपको उस क्रम में व्यवस्थित करना है कि इसमें कौन सी धातु है जो सबके लवण के विलयन से सबको विस्थापित कर देगी। ठीक है, वह पहले होगा, यानी जिसके E0 का मान सबसे कम होगा इन सब में वह सबसे अधिक क्रियाशील होंगी, और सबसे अधिक क्रियाशील होंगी तो वह क्या होगा, अपने लवण के विलयन के अलावा जो बाकी अन्य के लवण के विलयन में अगर उनको डाल देंगे तो वहां से उस धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। लेकिन जो क्या होगा, ऐसा कोई इसमें धातु जिसके E0 का मान इन पांचों में से सबसे अधिक होगा, वह किसी के लवण के विलयन से किसी को विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक में जब आप चलोगे तो सबसे ज्यादा E0 का मान किसका कम होता है, Mg का होता है। यानी Mg जो होगी वह जिंक सल्फेट से जिंक को, आयरन सल्फेट से आयरन को, कॉपर सल्फेट से कॉपर को, एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को, यानी जिंक इन चारों को इनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। लेकिन ये चारों में से कोई भी जिंक को Mg को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएंगे। रखना किसके है, वह उस क्रम में व्यवस्थित करना है जिसमें वह एक दूसरे को उनके लवण के विलयन से विस्थापित करते हो। तो सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा, Mg आएगा, क्योंकि Mg जो होगी बाबू वो बाकी अन्य को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, Mg होगा। कौन होगा, Mg होगा। Mg के बाद से आपका कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। कौन होगा, तो एल्युमिनियम जो होगा कॉपर को, आयरन को और जिंक को उनके लवण के विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, लेकिन Mg को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको इस क्रम में रखते हैं तो इसके बाद आपका आ जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आपका बच जाता है कॉपर, आयरन और जिंक। कॉपर, आयरन और जिंक, तो इन तीनों में जिंक की E0 का मान सबसे कम होता है, अर्थात ये जिंक जो होगी आयरन से आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट से आयरन और कॉपर को तो विस्थापित कर देगी, लेकिन Mg और Al को इनके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगी कौन, जिंक। अब बच गया आपका कॉपर और आयरन। आयरन जो होता है, आयरन देखिए कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है और आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगी। इसलिए इसके बाद कौन आएगा, आपकी आयरन आएगी। और सबसे कम अपचायक क्षमता वाली इसमें कौन है, कॉपर है, जो कि इन सब इस दिए गए में से किसी के लवण के विलयन से उसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो उसका क्रम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कि जिसके E0 का मान सबसे कम होगा, क्रियाशील होंगे, अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होगा, वह जो बाकी अन्य हैं उनके लवण के विलयन से उन धातुओं को विस्थापित कर देगा। मतलब मैग्नीशियम का E0 का मान क्या है, सबसे कम है इन पांचों में, इसलिए इन चारों के लवण के विलयन से इन चारों को विस्थापित कर देगा। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट के विलयन में Mg डाल दोगे तो एल्युमिनियम वहां से विस्थापित हो जाएगा।
लेकिन एल्युमिनियम को अगर क्या करते हो, बाकी इन 3 के लवण के विलयन में डालते हो तो वह इन तीनों को तो विस्थापित कर देगा, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट में डाल दोगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Mg जो होती है इससे अधिक क्रियाशील होती है। अधिक क्रियाशील जो धातुएं जो होती हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को तो विस्थापित कर देती हैं, लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर पाता है। उसी क्रम में आगे चलोगे तो जिंक जो होगा आयरन सल्फेट और कार्पर सल्फेट से इन दोनों को विस्थापित तो कर देगा डालने पे, लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट से विस्थापित मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को नहीं कर पाएगा। रीजन कि जिंक से अधिक क्रियाशील ये होते हैं, अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगी, लेकिन इनसे अभिक्रिया आसानी से कर सकती है। इसी क्रम में आयरन जो होती है, आयरन कापर सल्फेट में डालोगे तो कापर सल्फेट को तो विस्थापित कर देगा। किसको विस्थापित कर देगा? कापर सल्फेट को विस्थापित, कापर सल्फेट से कापर को तो विस्थापित कर देगा, लेकिन आप जिंक सल्फेट में डाल दो, एल्युमिनियम सल्फेट में डाल दो या मैग्नीशियम सल्फेट में डाल दोगे तो आयरन जो होगी इन तीनों धातुओं को विस्थापित नहीं कर पाएगी। और कापर इन पांचों में ऐसी धातु थी जिसके E0 का मान सबसे अधिक था। E0 का मान अधिक होने के कारण इनमें दिए गए किसी भी धातु के लवण के विलयन से इन धातुओं को विस्थापित नहीं कर पाएगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको किस क्षमता के आधार पर कह रहा है? तो अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम देना है। आपको 5 का दिया हुआ है वैल्यू, इसमें किसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी, किसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी, उस क्रम में इनको हमको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये होता है कि जिसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी वह सबसे पहले रखा जाएगा, जिसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी उसको सबसे बाद में रखेंगे। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, अभी आपने पढ़ा है कि जब ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान क्रमशः घटता है, और जिसके E0 का मान सबसे कम होता है वही सबसे अधिक क्रियाशील और प्रबलतम अपचायक होते हैं। तो सिर्फ आपको यह देखना है कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हमको उस धातु को रखना है जिसकी क्या होती है? E0 का मान सबसे अधिक है, क्योंकि जिसके E0 का मान सबसे अधिक होगा वो सबसे कम अपचायक होगी। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है कि जो सबसे कम अपचायक है उसको पहले रखेंगे और सबसे अधिक वाले अपचायक को बाद में रखेंगे। तो इन सब में देखिए, तो इन सब में जब आप आएंगे तो एजी का देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है, तो सबसे अधिक में 2 पॉजिटिव मान है, 2 पॉजिटिव मान है। तो सबसे अधिक मान में मान लो कि 5 वैल्यू में 3 को निगेटिव है, तो निगेटिव वाला तो इन पांचों में सबसे कम होगा। हमको देखना किसको है, किसका वैल्यू अधिक है, तो हमको किस में पहले देखना होगा? इन दोनों में देखना होगा। तो एक है 0.8 और एक है 0.7। कौन है? एक है 0.8 और एक है 0.7। तो जिसके E0 का मान कम होगा, अधिक होगा, क्या होगा? जिनके E0 का मान अधिक होगा वो सबसे कम अपचायक होंगे, और जिसके E0 का मान सबसे इन दोनों में कम होगा वो पहले वाले से अधिक अपचायक हो जाएगा। जब देखिएगा तो Ag जो है, कौन है? Ag जो है इसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी, क्योंकि इसके E0 का मान क्या है? इन दोनों में सबसे अधिक है। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? Ag को, और फिर किसको रखेंगे? Hg को। किसको रखेंगे? Hg को। कौन रखेंगे? Hg को। जब इन दोनों को व्यवस्थित कर लेंगे तो फिर अब आपकी इन दोनों का काम खत्म। अब आप इन तीनों को देखना है निगेटिव वाले में कि किसके E0 का मान सबसे अधिक है। जिसके E0 का मान सबसे अधिक होगा वो सबसे पहले रहेगा, और जिसके E0 का मान सबसे कम होगा वो सबसे बाद में आपको रखना है। देखिए आपकी निगेटिव में हमने बताया था कि अगर वैल्यू निगेटिव में दिया होता है, किसमें दिया होता है? निगेटिव में दिया होता है, तो जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतना ही कम होगी। अगर निगेटिव में दिया है मान, जिसका क्या है? नंबर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी। तब 3 वैल्यू में एक -2 है, दूसरा भी -2 है, एक -0.7 है, अर्थात -0.7 जो होती है इन दोनों वैल्यू से अधिक मान वाली होती है, यानी इन दोनों से कम प्रबल अपचायक कौन होगी? ये होगी। यानी Hg के बाद किसको रखेंगे आप? Cr को। किसको रखेंगे? Cr को। अब एक -2.9 है, एक -2.3 है, यानी यह नंबर क्या हो रहा है? निगेटिव में मान होने के साथ साथ छोटा है, यानी इसकी वैल्यू इससे अधिक होगी, इसलिए क्या होगा? इसके बाद आपका आएगा Mg, और सबसे लास्ट में आपका कौन आ जाएगा? पोटेशियम। तो देखिए ध्यान से, इसमें सबसे कम अपचायक कौन होगी? आपकी Ag होगी, यानी सिल्वर होगी, और सबसे अधिक अपचायक कौन हो जाएगी? पोटेशियम होगी सबसे अधिक। इन दिए गए 5 धातुओं में सबसे अधिक अपचायक कौन होगी? पोटेशियम होगी। क्यों? क्योंकि जिसके E0 का मान जितना कम होगा
वही क्या होगा, प्रबल अपचायक होंगे। और क्रम से देखिए तो पोटेशियम सबसे ऊपर है, और पोटेशियम के बाद से आपका कौन है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद नीचे आएंगे तो क्रोमियम मिलेगा, क्रोमियम के नीचे आएंगे तो Hg मिलेगा, Hg के बाद आएंगे तो Ag मिलेगा। यानी सबसे अधिक अपचायक ये होगी, उससे कम अपचायक ये होगी, उससे कम अपचायक आपकी क्रोमियम होगी, उससे कम अपचायक Hg होगी, या सबसे कम इन पांचों में कौन होगी, सिल्वर होगी। ठीक है, अब देखो नीचे कह रहा है कि कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। इसके लिए एक नोट लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होगा, काम करेगा कि आयरन के नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मतलब इसका कि कह रहा है कि इसमें से दिया गया जो ऑक्साइड है आपकी, क्या सोडियम ऑक्साइड है, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, चाहे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, या सिल्वर ऑक्साइड है, इन चारों ऑक्साइड में से ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जिसको हाइड्रोजन क्या कर सकती है, अपचयित कर सकती है। तो याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से जो नीचे स्थित होंगी, कहां स्थित होंगी, आयरन से, यानी कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, इनके ऑक्साइड जो होते हैं हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। और इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आप देखिए सिल्वर जो है, एक तो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है तो कम क्रियाशील भी है, और दूसरी बात कि आयरन के नीचे स्थित है, इसलिए यह जो सिल्वर ऑक्साइड होगा वही किससे अपचयित होगा, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित हो जाएगा। क्लियर है, नोट करिए। तो चौथे नंबर पे क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः -2.90, -1.50, -0.74 व +0.34 वोल्ट है, तो इसमें सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा। तो हमने बताया था कि जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे और जिसके E0 का मान सबसे कम होगा, वह प्रबल अपचायक होगा, वह सबसे प्रबल अपचायक होगा। तो सिर्फ आपको ए बी सी डी में आपको ये देखना है कि सबसे कम किसका मान है, वही सबसे प्रबल अपचायक होगा। देखिए दो मान तो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होंगे, सबसे अधिक में आएंगे। दो ही मान निगेटिव है जो सबसे कम में आएंगे, तो एक उसमें -0.7 है, एक -2 है। अर्थात जो पहला वाला यानी ए की जो वैल्यू दिया हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव का वह सबसे कम है, यानी ए जो होगा इसमें क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। तो इसमें आप अपने याद रखने के लिए चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जिसके E0 का मान सबसे कम होगा वह प्रबल अपचायक होगा, जिसके E0 का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, वही आपका प्रबल अपचायक होगा। चूंकि इस दिए गए तत्वों में से ए का E0 का मान सबसे कम है, इसलिए ए प्रबल अपचायक होगी। क्या होगी, प्रबल अपचायक होगी। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन कर रहा है कि 298 केल्विन पर अर्ध अभिक्रिया का आपको या अर्ध सेल का रिएक्शन दिया गया है, और साथ में मानक अपचयन विभव का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, मानक अपचयन विभव मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब पूछ रहा है कि इसमें भी कौन सा प्रबलतम अपचायक होगा। तो प्रबल अपचायक या प्रबलतम अपचायक का मतलब यही है कि जिसके E0 का मान सबसे कम होगा वही क्या होगा, प्रबलतम अपचायक होगा। तो बताइए सबसे कम किसका E0 का मान है, इसमें देख के बताइए। पहली बात की देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो सबसे अधिक हो जाएंगे। दो को बच गया है, एक 0.76 है, एक 0.74 है, तो 76 वाला क्या है, नंबर अधिक है, यानी इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो इसके आंसर में लिख देंगे क्या कि प्रबलतम अपचायक कौन होगा बाबू, तो Zn पे 2 प्लस 2E माइनस इक्वल टू Zn होगा।
तो इस तरह से इन क्वेश्चनों का जवाब होगा आपका